हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लिए 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला बनाने का एक वीडियो सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य के अलग अलग चैप्टर्स वाइज यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन का एक वीडियो निकालते हैं, जिसमें हम एक एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल, जिसमें हम आदिकाल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या रामविलास शर्मा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हुए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, क्योंकि इस काल में वीरता से संबंधित रचनाएं प्रमुख थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल ही कहा, वीरगाथा काल शब्द का प्रयोग नहीं किया। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक आलोचक थे, इन्होंने साहित्य के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। और रामविलास शर्मा जी जो थे वो मार्क्सवादी आलोचक थे, उन्होंने भाषा और समाज पर विशेष ध्यान दिया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज रासो, आल्हा खंड, बिसलदेव रासो या संदेश रासक। तो इनमें से जो ग्रंथ प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आता है वो है संदेश रासक। ये अब्दुल रहमान के द्वारा रचित एक प्रेम प्रधान काव्य है, जो वीरगाथात्मक प्रबंध काव्य नहीं है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई के द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध वीरगाथा काव्य है। आल्हा खंड आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है, और बिसलदेव रासो जो है वो नरपति नाल जी के द्वारा रचित है। अगला सवाल है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं चंद बरदाई, अब्दुल रहमान, नरपति नाल या जगनीक। तो संदेश रासक के जो रचयिता है वो है अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदेश रासक हिंदी का प्रारंभिक प्रेम काव्य है, जिसको अब्दुल रहमान ने रचा। इसमें विरह और संदेश शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के द्वारा रचित है, जिसको हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। नरपति नाल बिसलदेव रासो जी के द्वारा रचित है, और जगनीक जो है वो आल्हा खंड से संबंधित है। अगला सवाल है, आदिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश या अवधी। तो आदिकाल की प्रमुख भाषा थी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश से ही बाद में हिंदी की बहुत सारी बोलियां विकसित हुई। खड़ी बोली जो आधुनिक हिंदी की आधारभूत भाषा है। ब्रजभाषा भक्ति काल में विशेषकर कृष्ण भक्ति के लिए उपयोग हुई, और अवधी जो है वो तुलसीदास जी की भाषा थी, जो रामचरितमानस में उपयोग की गई। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं जगनीक, चंद बरदाई, नरपति नाल या अब्दुल रहमान। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना वीरगाथा काव्य के रूप में की थी। जगनीक आल्हा उदल की घटनाओं से जुड़े हैं, नरपति नाल बिसलदेव रासो से हैं, और अब्दुल रहमान संदेश रासक से। अगला सवाल है, आदिकाल के संबंध में प्रामाणिक ग्रंथों की कमी का मुख्य कारण क्या माना जाता था? उस समय लेखन पर प्रतिबंध था, मौखिक परंपरा का प्रचलन अधिक था, विदेशी आक्रमणों के कारण ग्रंथ नष्ट हो जाते थे, या साहित्य की रचना नहीं होती थी। तो प्रामाणिक ग्रंथों की जो कमी है उसका मुख्य कारण ये था कि मौखिक परंपरा का प्रचलन ज़्यादा था। तो क्या होता था कि अधिकांश भाग मौखिक परंपरा में था, तो लिखित रूप में संरक्षित ग्रंथ मिलते ही नहीं है। तो प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या जो है वो सीमित है। लेखन पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था, आक्रमण से हानि हुई, पर मुख्य कारण इसको नहीं माना जाता। और साहित्य रचना होती थी, विशेषकर वीर गाथाओं की रचना होती थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता आदिकालीन रासो काव्य की नहीं है? वीरता का वर्णन, ऐतिहासिक तथ्यात्मकता, अतिशयोक्ति का प्रयोग या आश्रयदाता की प्रशंसा। तो आदिकालीन जो रासो काव्य है वो कवि लिखते थे जो कि राजाओं के राजकवि होते थे। तो वो अपनी राजा की वीरता का वर्णन करते थे, करते हुए वो अतिशयोक्ति करते थे, और क्योंकि वो आश्रयदाता के अंदर रहते थे तो वो उनकी प्रशंसा करते थे, पर उसमें ऐतिहासिक तथ्यात्मकता कम मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रिहर्सन या नगेंद्र। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले प्रमुख विद्वान है जॉर्ज ग्रिहर्सन। उन्होंने उसकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी अतिशयोक्तियाँ और कालभ्रम है। रामचंद्र शुक्ल जी इसको महत्वपूर्ण काव्य मानते हैं, पर आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो संत साहित्य
पर ज़्यादा कार्य किए हैं और डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक आलोचक है। अगला सवाल है, आदिकालीन साहित्य में चारण काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक उपदेश देना, प्रेम का वर्णन करना, वीरता का गुणगान करना या प्रकृति का चित्रण करना? तो चारण का मतलब होता था कि वो अपने जो आश्रयदाता राजा होते थे उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे और उनकी वीरता का गुणगान करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस काव्य में श्रृंगार और वीर दोनों का समन्वय मिलता है? तो आल्हा खंड, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या संदेश रासक? तो जिस काव्य में श्रृंगार और वीर रस दोनों का समन्वय मिलता है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना की थी चंद बरदाई ने। इसमें वीर रस के साथ साथ संयोग और वियोग श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है। आल्हा खंड जो है वो मुख्यतः वीर रस का काव्य है, बीसलदेव रासो भी वीरता काव्य है और संदेश रासक जो है वो श्रृंगार वीरस श्रृंगार का प्रधान काव्य है। अगला सवाल है, कौन सा कथन आदिकाल के संदर्भ में असंगत है? इस काल में ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण मिलता है। अधिकांश काव्य मौखिक परंपरा में संरक्षित रहा। इस काल के सभी ग्रंथ समकालीन इतिहास के विश्वसनीय स्रोत हैं या आश्रयदाता की प्रशंसा प्रमुख प्रवृत्ति रही। असंगत मतलब इनकरेक्ट बताना है, तो कौन इसमें से इनकरेक्ट है? तो इसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण है, ये सही है। मौखिक परंपरा में संरक्षित रहे, ये भी सही है। पर सभी ग्रंथ समकालीन इतिहास के विश्वसनीय स्रोत है, ये गलत है, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति में प्रशंसा होती थी। तो आप बोल नहीं सकते कि क्या सही है और क्या गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो शब्द के संबंध में कौन सा मत सर्वाधिक स्वीकार्य है? ये रस शब्द से व्युत्पन्न है, राजसूय शब्द का अपभ्रंश है, रासक से विकसित रूप है या रचना का संक्षिप्त रूप है? तो रासो जो है वो राजसूय शब्द का अपभ्रंश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासो शब्द जो है वो रासक से विकसित हुआ, जो अपभ्रंश काव्य रूप था। ए का मत मिलता है कि रस है पर उतना ज़्यादा स्वीकार्य नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? तो चंद बरदाई ने रचना की थी पृथ्वीराज रासो, सही है। नरपति नाल बीसलदेव रासो, ये भी सही है। जगनीक आल्हा खंड, ये भी सही है। पर पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने और अब्दुल रहमान जो थे वो संदेश रासक के रचयिता थे। तो फोर्थ नंबर जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य की दृष्टि से प्रबंध काव्य की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? ऑप्शन है, स्वतंत्र गीतों का संग्रह, एक कथानक पर आधारित विस्तृत संरचना, केवल धार्मिक विषयों का वर्णन या नाटक के रूप में प्रस्तुति। तो आदिकालीन साहित्य की दृष्टि से प्रबंध काव्य की जो सबसे उपयुक्त विशेषता है कि एक कथानक पर आधारित विस्तृत संरचना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो विशेषता थी अन्य विकल्प में ये देखेंगे कि मुक्तक काव्य की विशेषता है, भक्ति काल में प्रमुख है और नाटक की विशेषता है। अगला सवाल है, कौन सा कारण आदिकालीन साहित्य की अप्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अतिशयोक्ति का अधिक उपयोग, बाद के कवियों द्वारा संशोधन, मौखिक परंपरा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव? तो अप्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है बोला, तो नहीं है में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। इसको मुख्य कारण नहीं माना जाता, बाकी जो कारण है वो अप्रामाणिकता के लिए है, क्योंकि जो इसका पहली बात की जा रही अतिशयोक्ता का अत्यधिक प्रयोग, तो अतिशयोक्ति इतनी ज़्यादा की जाती थी कि आप बोल नहीं सकते कि राजा सच में इतना बहादुर है कि नहीं है। बाद के कवियों ने उसका संशोधन भी किया और मौखिक परंपरा भी है, क्योंकि मौखिक परंपरा अब कोई एक बात बोल रहा है दूसरा उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके दूसरी बात बोल दे रहा है, तो वो आपका फिर प्रामाणिक नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। रासो काव्य में आश्रयदाता का महिमा मंडन प्रमुख है। तो इसमें आपको बताना है कि केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आदिकालीन साहित्य पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये तो गलत है। इसमें आश्रयदाता का महिमा मंडन प्रमुख है, ये सही है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा क्रम आदिकालीन काव्यों के कालानुक्रम को सही दर्शाता है? आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहला आपका आता है बीसलदेव रासो जो सबसे पहले है, फिर पृथ्वीराज रासो है और उसके बाद आता है आल्हा खंड। बीसलदेव रासो को पहले, पृथ्वीराज रासो को उसके बाद और अंत में माना जाता है आल्हा खंड को। आदिकालीन साहित्य में भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था।
तर्क दिया जा रहा है कि अपभ्रंश से विभिन्न बोलियों का विकास हो रहा था। तो कूट आपको बताना है कि दोनों सही है, ये दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, क्या है। तो आदिकालीन साहित्य में भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था, ये तो सही है, क्योंकि अपभ्रंश से अलग अलग बोलियों का विकास हो रहा था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश से हिंदी की बहुत सारी बोलियां विकसित हो रही थी, इसलिए भाषा स्थिर नहीं थी, और जहां इवोल्यूशन होगा वहां कभी भी लैंग्वेज स्टेबल नहीं रहेगी। अगला सवाल है, कौन सा कथन चारण परंपरा के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, चारण कवि राजाओं के आश्रित होते थे, इनके काव्य में वीरता का गुणगान मिलता है। चारण कवि समाज सुधार पर बल देते थे, या कवि में अतिशयोक्ति मिलती है। तो चारण परंपरा के संदर्भ में सही नहीं है बोला जा रहा है। तो राजाओं के आश्रित होते थे, ये भी सही है, वो राजाओं की वीरता का गुणगान करते थे, ये भी सही है, और अतिशयोक्ति करते थे, ये भी सही है। पर डी नंबर जो है ये समाज सुधार पर बल देते थे, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारण का मतलब होता है दरबारी कवि। अगला है, कौन सा युग में काव्य प्रवृत्ति कृति के अनुसार गलत है। वीरगाथात्मक पृथ्वीराज रासो, प्रेम प्रधान संदेश रासक, वीरगाथात्मक आल्हाखंड, भक्तिपरक बीसलदेव रासो। तो बीसलदेव रासो जो है ये आपका वीरगाथात्मक है, ना कि भक्तिपरक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, इसके अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, इसका वर्तमान रूप मूल रचना से भिन्न है, ये पूर्णतः समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज है, और इसके बाद में अनेक इंटरपोलेशंस हुए हैं, मतलब इसमें संशोधन हुए हैं। तो इसका जो ऐतिहासिक दस्तावेज है ये जो है आपका सही कथन नहीं है, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। इसके 3 रूप मिलते हैं, 3 रूप जो आता है मध्यम, लघु और दीर्घ, ऐसा करके 3 रूप आता है। और रिसेंशन हुआ है इसमें। रिसेंशन का मतलब है कि एक ही ग्रंथ का अलग अलग वर्जन मिला है, जिनमें समय के साथ बदलाव हुआ है। अगला सवाल है, बीसलदेव रासो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नरपति राहल द्वारा रचित है, ये तो सही है। दूसरा, इसमें ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना अधिक है, ये शुद्ध रूप से धार्मिक काव्य है। तो बीसलदेव रासो धार्मिक काव्य नहीं है, ये वीरगाथात्मक काव्य है। तो दो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसमें ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना अधिक है, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है, पर तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संदेश राशक की विशेषता क्या है जो उसको अन्य आदिकालीन कवियों से अलग करती है। तो संदेश राशक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया था, इसमें वीरता का अत्यधिक वर्णन है, नहीं ये वीरगाथात्मक नहीं है। ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन है, नहीं ये ऐतिहासिक युद्ध वाला भी नहीं है। ये प्रेम और विरह का सूक्ष्म चित्रण है, जिसमें योग श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आदिकालीन भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ए है, अपभ्रंश से सीधे खड़ी बोली का विकास हुआ। बी है, अपभ्रंश से विभिन्न बोलियों का क्रमिक विकास हुआ। सी है, ब्रज भाषा आदिकाल की मूल भाषा थी। या डी है, अवधि का विकास सबसे पहले हुआ। तो कौन सा कथन आदिकाल भाषा विकास के संबंध में सबसे उपयुक्त है, वो है अपभ्रंश से अलग अलग बोलियों का क्रमिक विकास हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व आदिकालीन साहित्य की रचना प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन से व्यक्तिगत भावनाएं, दरबारी आश्रय व्यवस्था, आध्यात्मिक साधना या प्रकृति प्रेम। तो रचना प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया दरबारी आश्रय व्यवस्था ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पृथ्वीराज रासो के विभिन्न रूपों के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो जो सही क्रम है वो है लघु, फिर मध्यम, फिर विस्तृत। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मूल रूप लघु माना जाता है, फिर समय के साथ इसमें संशोधन हुआ और मध्यम और विस्तृत रूप में ये विकसित हुआ। अगला है, कौन सा कथन इंटरपोलेशन मतलब संशोधन के संदर्भ में सही है। मूल पाठ का संक्षिप्त रूप, मूल पाठ में बाद में जोड़ा गया अंश, पाठ का अनुवाद या पाठ का भाषाई रूपांतरण। तो इंटरपोलेशन के संदर्भ में सही कथन है मूल पाठ के बाद में जोड़ा गया अंश। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो रिसेंशन मतलब नहीं है इंटरपोलेशन। रिसेंशन का मतलब होता है पूरा वर्जन चेंज, और इंटरपोलेशन का मतलब होता है अंदर में और बाद को जोड़ना। ठीक है, बाद में जोड़े गए अंश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण से आदिकालीन ग्रंथों में
पाठ भेद टेक्सचुअल वेरिएशन पाया जाता है। लेखकों की असावधानी, मुद्रण तकनीक का अभाव, मौखिक परंपरा और लिपिकों द्वारा परिवर्तन या विषय की जटिलता। तो आदिकालीन ग्रंथों में पाठ भेद पाया जाता है क्योंकि मौखिक परंपरा और लिपिकों द्वारा परिवर्तन होने से पाठ भेद उत्पन्न हुए। अगला सवाल है, कौन सा युग में विद्वान मत के अनुसार सही है? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, रासो काव्य पूर्णतः ऐतिहासिक है, ये तो बिल्कुल गलत है, वो उसको पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं मानते। जॉर्ज ग्रियर्सन, रासो काव्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासो काव्य केवल धार्मिक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी नगेंद्र, रासो काव्य वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, वो उनकी प्रामाणिकता को संदिग्ध मानते हैं। शुक्ल जी का बैलेंस्ड व्यू है, द्विवेदी जी जो है वो कल्चरल और हिस्टोरिकल अप्रोच देखते हैं, मतलब सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगला सवाल है, कौन सा तत्व पृथ्वीराज रासो की अप्रामाणिकता का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है? ऑप्शन है भाषा का सरल होना, विभिन्न संस्करणों का अस्तित्व, कथानक का छोटा होना या केवल वीर रस का होना। तो इसके बहुत सारे संस्करण हैं, इसीलिए इसको अप्रामाणिक माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में क्या कहा है? पहला है ये एक प्रामाणिक महाकाव्य है, दूसरा ये ना तो भाषा के इतिहास और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है, आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसमें इतिहास का सत्य वर्णन है। तो इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ये ना तो भाषा के इतिहास के और ना ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। आचार्य शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना है कि इसकी भाषा और घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती, इसलिए ये शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी नहीं है। शुक्ल जी ने इसको हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे शुक-शुकी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। कर्नल टॉड ने इसको ऐतिहासिक ग्रंथ माना था। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गाथाएं किन रूपों में मिलती है? ऑप्शन है केवल प्रबंध काव्य, केवल वीर गीत, प्रबंध काव्य और वीर गीत या मुक्तव काव्य। तो जो वीर गाथाएं हैं वो मिलती है प्रबंध काव्य और वीर गीत दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य जो है इसमें पृथ्वीराज रासो आते हैं और वीर गीत में बीसलदेव रासो और परमाल रासो आते हैं। शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल का नाम रखा था वीर गाथा काल, और वीर गीत को कहा जाता है गेय काव्य। अगला सवाल है, ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के लिए कहा? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो या खुमान रासो। तो ये घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। शुक्ल जी ने कहा था ये बीसलदेव रासो के बारे में, जो नरपति नाल जी के द्वारा रचित थी, जिसमें युद्धों का वर्णन कम और राजा बीसलदेव और राजमती के प्रेम, विरह और पुनर्मिलन का वर्णन अधिक है। ये 128 पृष्ठ का एक लघु काव्य है। हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन का सबसे पुराना नमूना इसी ग्रंथ में मिलता है। अगला सवाल है, विद्यापति को मैथिल कोकिल किस रचना के कारण कहा गया? ऑप्शंस है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है पदावली के कारण, क्योंकि ये मैथिली भाषा में रचित थी और इसकी मधुरता और श्रृंगारिक पदों के कारण विद्यापति को कहा गया मैथिल कोकिल, मतलब मिथिला की कोयल। विद्यापति को अभिनय जयदेव, कवि शेखर और खेलन कवि भी कहा जाता है। निराला जी ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। अगला सवाल है, बीसलदेव रासो का विरह वर्णन किस खंड में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो बीसलदेव रासो का विरह वर्णन है तृतीय खंड में, जिसमें राजमती का विरह वर्णन और बीसलदेव का उड़ीसा से वापस लौटने का वृत्तांत है। दूसरे खंड में बीसलदेव का राजमती से लौटकर उड़ीसा जाना वर्णित है। ये ग्रंथ श्रृंगार रंस, जिसमें विप्रलंब श्रृंगार प्रधान है। अगला सवाल है, भरत मुनि ने लोक भाषा को क्या कहा है? ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा, देश भाषा, प्राकृत या अवहट। तो भरत मुनि ने लोक भाषा को कहा है देश भाषा। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में लोक भाषा के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे प्राचीन उपयोग मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में, और विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसिल बना कहा है। अगला सवाल है, पुष्पदंत की रचना जसहर चरियु का अन्य नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आदि पुराण, उत्तर पुराण, यशोधर चरित्र या महापुराण। तो पुष्पदंत की जो रचना है जसहर चरियु, इसका दूसरा नाम है यशोधर चरित्र। जसहर चरियु का संस्कृत नाम है यशोधर चरित्र, जिसमें यशोधर के जीवन और उसके कर्मों का वर्णन है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है और इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु की उपाधि दी थी।
अगला सवाल है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शंस है काव्य ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, नाटक या इतिहास। तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो है वो एक व्याकरण ग्रंथ है जो आचार्य हेमचंद के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का व्याकरण दिया गया है। हेमचंद्र को कहा जाता है कलिकाल सर्वज्ञ और इनके व्याकरण के उदाहरणों के लिए इनको द्वयाश्रय काव्य की रचना की गई थी इन्होंने। अगला है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि या विद्याधर। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। जैन आचार्य मेरुतुंग ने 1361 में प्रबंध चिंतामणि की रचना की जिसमें मुंज और भोज के समय की कई महत्वपूर्ण गाथाएं और दोहे संकलित है। इसे आदिकाल के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला सवाल है, भाषा की कसौटी पर अगर ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होती है। ये कथन किसके लिए है? बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या विजयपाल रासो। तो भाषा की कसौटी पर अगर ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होती है, ये कथन है पृथ्वीराज रासो के लिए। शुक्ल जी ने उनको माना है कि ये भाषा व्याकरण सम्मत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मिश्रण है, इसलिए वो इस पर संदेह करते हैं। अगला सवाल है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लौ जिए सियार, ये पंक्ति किस कवि की है? चंद बरदाई, जगनित, नरपति नाल या भट्ट केदार। तो 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, ये पंक्ति है जगनीत की, जिन्होंने परमाल रासो आल्हा खंड में इसको लिखा है। इसमें क्षत्रिय धर्म और वीरता का वर्णन है। परमाल रासो को वर्षा की ऋतु में गाया जाता है और चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले आल्हा खंड का प्रकाशन कराया था। अगला सवाल है, जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शंस है मधुकर कवि, भट्ट केदार, जगनीत या दलपति विजय। तो जयचंद प्रकाश के रचयिता है भट्ट केदार। उन्होंने जयचंद प्रकाश नाम का महाकाव्य लिखा जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप का वर्णन था। अगला सवाल है, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं भट्ट केदार, मधुकर कवि, विद्याधर या श्रीधर। तो जय मयंक जस चंद्रिका रचना है मधुकर कवि की, जो 1186 के आसपास लिखा गया। वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है, इसका उल्लेख राठौड़ी रीख्यात में मिलता है। अगला है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? ऑप्शंस हैं अवहट, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या प्राकृत। तो कीर्तिलता की भाषा है अवहट। विद्यापति ने खुद से कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा। देसिल बना सबजन मिठा तय जैसन ते तैसन जमह अवहट्टा। अगला सवाल है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन शुक्ल जी ने किस कवि के लिए कहा है? ऑप्शन है कबीर, जायसी, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन शुक्ल जी ने कहा था विद्यापति के लिए। कुछ विद्वान जो विद्यापति की पदावली है उसको आध्यात्मिक मान रहे थे, पर शुक्ल जी इसको श्रृंगारिक रचना मानते थे, इसलिए उन्होंने ये कटाक्ष किया था। अगला सवाल है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 7, 8, 9 या 84। तो नाथों की संख्या मानी गई है 9 और 84 जो है वो है सिद्धों की संख्या। नाथ पंथ में मुख्य रूप से 9 नाथ की सत्ता स्वीकार की गई है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला सवाल है, अपभ्रंश को देश भाषा न कहकर प्राकृत किसने कहा? ऑप्शन है शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भरत मुनि या रामविलास शर्मा। तो अपभ्रंश को देश भाषा न कहकर प्राकृत कहा था शुक्ल जी ने। उन्होंने आदिकाल की भाषा को प्राकृत भाषा, हिंदी या पुरानी हिंदी कहा। अगला सवाल है, ढम ढम ढमका ढंक ढोल ढोली जंग, ये पंक्ति किस रासो ग्रंथ की है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, रावलवेल, खुमान रासो या परमाल रासो। तो ढम 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 ढमका ढंक ढोली ढोली जंग, ये पंक्ति है रावलवेल की या रणमल छंद, इसके संदर्भ में बोला जाता है। ये श्रीधर के द्वारा रचित रणमल छंद में प्रसिद्ध है, जो वीर रस का सुंदर उदाहरण है। अगला सवाल है, शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देशभाषा काव्य और फुटकल रचनाएं।
अगला सवाल है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। ये विचार किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है, ये विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं की भाषा शुद्ध अपभ्रंश नहीं है, बल्कि ये उस समय की लोक भाषा से मिली जुली पुरानी हिंदी है। उन्होंने आदिकाल के दूसरे प्रकरण अपभ्रंश काव्य में सिद्धों का वर्णन करते हुए ये बात कही है। अगला सवाल, अच्छा, यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। उन्होंने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है, जिसका मतलब है अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक भाषा। सिद्ध साहित्य का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दुहा नाम से किया था। कुल सिद्धों की संख्या मानी गई है 84, जिसमें सरहप्पा, सबरपा, लुइपा और डोम्भिपा प्रमुख है। ये जो पा लगाया जाता है, पा लगा करके क्या किया जाता है, सिद्धों को सम्मान दिया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन आदिकाल से। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।